नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक धमाकेदार साउथ इंडियन मूवी जो कि है साइंस फिक्शन थ्रिलर से भरपूर, जिसका नाम है ब्लैक। यह एक माइंड ब्लोइंग कहानी है जो आपको शुरू से लेके एंड तक स्क्रीन से ग्लूड रखेगी, चिपका देगी भाई, आप जा नहीं पाइएगा कहीं। इस मूवी में साइंस फिक्शन, इमोशन और एक्शन का एक ज़बरदस्त कॉम्बो है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी की समरी को। तो मूवी की शुरुआत 1964 में होती है, जहां हम एक कपल गणेश और ललिता को देखते हैं जो घर से भाग रहे होते हैं और उनकी मदद मनोहर नाम का उनका फ्रेंड करता है। तो मनोहर होता है वो ललिता को स्कूल टाइम से ही चाहता है, स्टिल वो उन दोनों की भागने में हेल्प करता है और उन दोनों को अपने फार्म हाउस ले जाता है। खुद वो बाहर शराब पीता है, सोचता है कि इन दोनों को मार दूं क्योंकि वो ललिता को प्यार करता था। और वो अपने कार से गन लेकर जैसे ही अंदर जाने की सोचता है कि तभी उसे एक आवाज आती है और वो जैसे ही जाता है तो एक सीन आता है जहां हम दो साइड लाइट और बीच में अंधेरा देखते हैं। इस सीन को याद रखिएगा क्योंकि ये कहानी में आगे आपको हेल्प करेगा। जैसे ही मनोहर अंधेरा क्रॉस करता है उसे गोली चलने की आवाज आती है और बेडरूम में देखता है तो दोनों को किसी ने गोली मार दी। जब वो गणेश को बोलता है ये किसने किया, तो गणेश की आखिरी बातें होती हैं, तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये स्टोरी सीधे 2024 में आती है, जहां हमें वसंत नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे पुलिस ने पकड़ के रखा है क्योंकि वसंत की वाइफ पुलिस को कॉल करके हेल्प मांगी थी। वसंत बोलता है अगर मैं आपको समझाना भी चाहूँ तो आप नहीं समझेंगे। और अब स्टोरी 48 आवर पीछे चली जाती है। अब हमें ये देखने को मिलेगा कि पिछले 48 घंटे में आखिर इनके साथ क्या हुआ। दरअसल अरण्या अपने फ्रेंड के साथ क्लब में जाती है। यहाँ वसंत भी अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। सब पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी करके वो घर आते हैं। वसंत की एक वीक की छुट्टी होती है तो वो प्लान करते हैं कि हम अपने न्यू बीच हाउस चलते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग ट्रिप स्टार्ट करते हैं। रास्ते में इन्हें एक सर्कल दिखाई देता है जहाँ एक स्टैचू खड़ा होता है। देखकर वसंत को लगता है कि इस जगह वो पहले भी आ चुका है। देन वो लोग अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहाँ एक बड़ा सा विला होता है जिसका मैनेजर बोलता है कि अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है तो आप लोग इस विला में अकेले ही हैं, आपके सिवा यहाँ और कोई नहीं है, बट आप चिंता मत करिए, गार्ड आपको गेट पर ही मिलेगा। शाम को वसंत और उसकी वाइफ अरण्या शॉपिंग के लिए जाते हैं। फिर वो कुछ सामान लेकर वापस आते हैं तो गेट पर गार्ड नहीं होता। खैर ये लोग अंदर आते हैं और इन्हें इनके घर के दरवाजे पर एक गिफ्ट देखने को मिलता है जो कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग होती है जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं होता है। वो लोग किसी को भी इस घर का एड्रेस नहीं दिए होते तो वो सोचते हैं कि आखिर ये गिफ्ट भेजा किसने। खैर वो लोग ये सब इग्नोर करके सोने जाते हैं कि घर की बेल बजती है और गेट पर वसंत का दोस्त सुरेश आया होता है। सुरेश बोलता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, जिस पर वसंत बोलता है मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। थोड़ी देर बाद ये लोग बात करके उसे विदा करते हैं। सुरेश घर के घड़ी में देखता है तो 11:10 होता रहता है। जब वो गाड़ी में आता है तो वो देखता है कि वसंत ने उसे 12 बजे कॉल किया था। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, फिर भी वो चला जाता है। दिन इधर घर की लाइट्स चली जाती हैं। अरण्या कैंडल्स जला देती है। दिन दोनों जनरेटर ऑन करने जाते हैं लेकिन उसे लगता है दीवार के पीछे से कोई उसे देख रहा है। फिर भी दोनों रूम में आते हैं। वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं, बगल वाले घर की लाइट्स ऑन है, जबकि मैनेजर ने बोला था कि आप दोनों के अलावा इस अपार्टमेंट में कोई नहीं है। जब ये दोनों वहाँ चेक करने बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं रास्ते में एक जगह होती है जहाँ बीच में लाइट्स ऑफ होती हैं और दोनों साइड लाइट्स ऑन होती हैं, जो कोई एक पोर्टल जैसा दिखता है या यूँ कहें जैसा कि एक ब्लैक होल। यही सेम सीन मनोहर ने भी देखा था 1964 में। खैर वसंत वाइफ वो जगह पार करते हैं। देन वो लोग घर के पास जाते हैं और चेक करते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस घर के अंदर कोई और नहीं, वो दोनों ही बैठे होते हैं। उनके घर का फर्नीचर, सामान, इवन कर्टन तक सेम होता है। दोनों डर के वहाँ से वापस भाग आते हैं। तभी विंडो के पास रखा गमला गिर जाता है। दोनों घर आकर सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन वसंत बाहर देखता है, इसकी विंडो के पास भी गमला गिरा होता है। अब वसंत अपनी वाइफ को लेकर कार की तरफ जाता है। दोनों सोचते हैं कि कार से इस विला से भाग जाते हैं, लेकिन अनजाने में वो दोनों उसी ब्लैक होल को बार बार क्रॉस करते हैं। स्टिल वो लोग बाहर नहीं निकल पाते। लास्ट में थक हार कर ये दोनों वापस घर में चले आते हैं। बट एज सून दे एंटर इन द रूम, वो देखते हैं घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखकर अरण्या पुलिस को कॉल करती है
और वसंत अपने दोस्त सुरेश को कॉल करता है। लेकिन सुरेश कहता है मैं तुम्हारे घर पर आया ही नहीं हूँ आज तक और इस नए घर का एड्रेस भी नहीं मेरे पास, तो मैं वहाँ कैसे आऊँ। ये सुनकर वसंत हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि 1 घंटे पहले सुरेश ने इसी कॉल की बात की थी। तभी हम देखते हैं कैंडल की वजह से कर्टन्स में आग लग जाती है। आरण्या कहती है मैं तो बाहर जाते टाइम हर एक कैंडल बुझा दी थी, पता नहीं फिर ये आग कैसे लगी। दिन दोनों खिड़की से बाहर देखते हैं तो सामने वाले घर में भी सेम तरीके से आग लगी होती है। तब वसंत को समझ आ जाता है कि उनके साथ जो हो रहा है वही सेम घर में भी हो रहा है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वसंत अपने घर की मेन स्विच ऑफ कर देता है और ठीक 1 सेकंड बाद सामने वाले घर का भी मेन स्विच ऑफ हो जाता है। अब वसंत उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तब वो एक नोट लिखता है कि तुम हमें अपना दोस्त समझो। इसके बाद वो लोग उसी ब्लैक होल से जा दरवाजे के नीचे से वो नोट्स फेंक कर वापस चले आते हैं। जैसे ही वो अपने घर में आते हैं उन्हें सेम नोट्स मिलता है। दिन वसंत दूसरा नोट्स लिखता है कि मुझे तुम्हारा नोट मिला, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो लोग घर से निकलते हैं इसके पहले ही वो नोट सेम उनको वापस मिलता है जिसमें लिखा होता है हमें तुम्हारा नोट मिला लेकिन हम तुमको हर्ट करेंगे। अब वसंत को समझ नहीं आता है कि क्या करे। तभी उसके घर का दरवाज़ा खुलता है और एक और वसंत घर में दाखिल होता है और दोनों में अच्छी खासी फाइट होती है। दूसरा वसंत हार मानकर चला जाता है। पहले वसंत को लगता है कि उसे हेलुसिनेशन हो रहा है क्योंकि उसने वाइन पी रखी थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये सब रियल है क्योंकि उसके फेस पर चोट के निशान होते हैं। अब वसंत बहुत डर जाता है। अब वसंत गुस्से में फाइट करने के लिए घर से बाहर निकलता है और सामने वाले घर की तरफ जाता है। वसंत देखता है सामने वाले घर में अरण्या घायल पड़ी है। यह देखकर वसंत का गुस्सा शांत हो जाता है। दोनों वापस घर में आ जाते हैं। लेकिन वसंत को यह देखकर हैरानी होती है कि घर की घड़ी में अभी रात के 1 बज रहे हैं, जबकि लड़ाई करने जब वो घर से बाहर निकला था तब 2 बज रहे थे। वसंत बहुत ही कंफ्यूज होता है। अब वो सब नोट करके पेपर पे लिखने लगता है। जब जब वो बाहर जाते हैं अंदर आने पे टाइम अलग होता है। तभी बाहर वो देखता है कि उसकी अपनी गाड़ी जा रही होती है और वो उसे ब्लैक होल में जाता देख लेता है और वो गाड़ी वहाँ जाके गायब हो जाती है। वसंत को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि हो ना हो जो भी हो रहा है उस ब्लैक होल में जाने की वजह से हो रहा है। जब जब हम उसे पार करते हैं हमारे साथ कुछ अजीब होता है। जैसा कि वो दोनों जब उस ब्लैक होल एरिया को पार करते हैं तो हर बार एक अलग टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। वसंत अंदाज़ा लगाता है कि बाहर भागने के लिए भी उसने कार से कई बार इस ब्लैक होल को पार किया था। इसका मतलब कार में वही लोग हैं लेकिन अलग टाइमलाइन में। इस बार दोनों पति पत्नी जानबूझकर हाथ पकड़ के उस ब्लैक होल को क्रॉस करते हैं, अलग अलग टाइमलाइन में पहुंच जाते हैं। इस टाइमलाइन में वसंत को पेंटिंग मिलने के बाद फ़ोन आता है और वो बात करने बालकनी में चला जाता है। लेकिन ये कॉल प्रभा का होता है जिसने वसंत को पेंटिंग भेजी थी। इस टाइमलाइन में वसंत और प्रभा का अफेयर चल रहा होता है। इधर अरण्या और वसंत नीचे छुपकर उनकी बातों को सुन लेते हैं। अरण्या को याद आता है कि वसंत ने बॉस के कॉल आने का बहाना करके बालकनी में गया था। अब अरण्या को यकीन हो जाता है कि प्रभा और वसंत का कोई अफेयर चल रहा है। वसंत से नाराज़ होकर जाने लगती है और वो अकेले ही उस ब्लैक एरिया को पार कर जाती है। तो वसंत भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन इस बार ये दोनों अलग अलग टाइमलाइन में चले जाते हैं। अब वसंत अरण्या को ढूंढते ढूंढते कई बार उस ब्लैक होल को पार करता है, बट उसे हर टाइमलाइन में अरण्या अलग अलग वसंत के साथ मिलती है। अब वो उस टाइमलाइन में आ जाता है जहाँ वसंत और अरण्या जनरेटर ऑन करने गए थे। दिन फिर भी वसंत बार बार उस ब्लैक होल को पार करता है और अरण्या उसे नहीं मिलती। आखिर में वो थक कर बैठ जाता है। वो ब्लैक एरिया गायब हो जाता है, मतलब वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अभी 12 बज रहे होते हैं। पुलिस की गाड़ी आती है और वो उसे अरेस्ट करने वाली होती है। तो वसंत बोलता है अभी 12 बज रहे हैं और अरण्या 1:30 बजे गायब होगी। पर पुलिस इसकी बात नहीं सुनती है और वसंत को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है पूछताछ करने। और यही सीन आपको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वसंत समझ जाता है कि पुलिस को उसकी बातों का यकीन नहीं होगा, इसलिए उसे खुद ही अरण्या को ढूंढना होगा। वसंत पुलिस स्टेशन में मार पीट करके वहाँ से भाग जाता है। वो सेम स्टैचू वाले सर्कल के पास पहुँचता है जहाँ उसे दूसरी तरफ एक पुरानी कार दिखती है
और उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसने कार को कभी पहले भी देखा है। तो बिना कुछ सोचे समझे उस कार को फॉलो करते हुए उसके मालिक के घर पहुंच जाता है। और ये आदमी और कोई नहीं मनोहर होता है, जिसको मूवी के स्टार्टिंग में 1964 में दिखाया गया था। वसंत के मन में कई सवाल होते हैं तो मनोहर उससे पूरी कहानी बताता है। दरअसल 1964 वाली घटना के बाद मनोहर ने टाइम ट्रैवल थ्योरी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और बताता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान वहाँ पर अंग्रेज़ों की एक सीक्रेट लैब थी, लेकिन उस लैब में वो लोग क्या करते थे ये किसी को नहीं पता था। और 1941 में वहाँ आग लग गई थी। तब से वहाँ क्या हुआ किसी को नहीं पता। और 60 साल पहले मनोहर के साथ भी वही सब हुआ था जो आज वसंत के साथ हो रहा है। क्वांटम फिजिक्स में इसे सुपर पोजिशनिंग कहते हैं। मनोहर बताता है ओल्ड रिसर्च के हिसाब से टाइम एक सीधी रेखा पर चलती है जिस पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, जबकि मॉडर्न साइंस में ऐसा माना जाता है कि मल्टीपल रियलिटीज़ होती है। और अब वो ब्लैक एरिया कुछ और नहीं एक पोर्टल है जहाँ से मल्टीपल रियलिटी के दरवाजे खुलते हैं। मनोहर बोलता है कि जब जब तुम ब्लैक एरिया को क्रॉस करते हो तब तब तुम अलग अलग रियलिटी में चले जाते हो। यही रीज़न है कि तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है। और इस पोर्टल का संबंध सुपर मून से है, तो तुम्हारे पास 45 मिनट है अपनी प्रभा को ढूंढ लो, वरना ये पोर्टल बंद हो जाएगा और तुम हमेशा के लिए अपनी वाइफ को खो दोगे। दिन वसंत वापस आता है और हर एक रियलिटी में ट्रैवल करता है जहाँ उसे प्रभा अकेली मिली, लेकिन हर रियलिटी में वसंत उसके साथ रहा। लास्ट में थक कर बैठ जाता है, तब देखता है पुलिस वालों के साथ उसकी वाइफ और उसका दोस्त आता है और वो अपने रियल प्रभा से मिल जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले संडे, तब तक के लिए अलविदा।